हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी एंड द बेसिक्स ऑफ द बायोलॉजी। उसमें मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का इंट्रो दिया, उसके बेसिक्स के बारे में बताया और मैंने कुछ वेरियस ब्रांचेस के बारे में भी आप लोगों को उन वीडियो में समझाया है। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये एनसीईआरटी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का यूनिट 3 का। दोस्तों, ये जो यूनिट है यूनिट 3 जो है एनसीईआरटी का, इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, सेकेंड वन इज द बायोमॉलिक्यूल एंड थर्ड इज द सेल साइकिल। दोस्तों, ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम को रिलेट करके, और अगर इन चैप्टरों को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये बेसिक्स हैं बायोलॉजी में, काफ़ी बेसिक्स हैं और इन चैप्टर्स की मदद से हम कई सारे चैप्टर्स को समझने में आसानी हमें आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों, आज का हमने टॉपिक आप लोगों को बता दिया है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें, मतलब कि ये क्या है, इनमें हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअली में, इसको क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं, कि जिसमें हम सेल की अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि सेल बायोलॉजी क्या है। कि सेल बायोलॉजी को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो क्या है ये? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल की स्टडी करते हैं। इसमें एक टर्म और हम इसमें जोड़ देंगे, एंड इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन, केमिस्ट्री। ठीक है, जो सेल की केमिस्ट्री है, उनके कंपोजिशन क्या है, उनकी स्टडी भी हम इसमें करते हैं। इसमें किस में स्टडी करते हैं हम? सेल बायोलॉजी में। किसकी? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन। ठीक है, ये हो गई सेल बायोलॉजी। अब दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? क्या हम समझेंगे कि सेल क्या है एक्चुअली में। सेल बायोलॉजी हमने देख ली, अब देखेंगे कि सेल क्या है। तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ with some structure and function covered by the membrane and capable covered by the membrane and capable to reproduce capable to reproduce itself। ठीक है, ये डिफिनीशन हो जाएगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ विथ सम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या है कि वो एक बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है, कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं
उनके फंक्शन, और ये किससे कवर्ड होते हैं? मेम्ब्रेन से, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड कैपेबल टू द सेल्फ रिप्रोडक्शन, यानी उनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है। किसमें? सेल में। दोस्तों अगर सिंपल इसको हम डिफाइन करना चाहें तो और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं हम कि it is the basic and fundamental unit of life, ठीक है। इट इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। एक और चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स of the living organism। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जा सकता है। किसको? सेल को। बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैसे समझेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने का तरीका ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसको हम क्या मान लेते हैं? एक वॉल मान लेते हैं, दीवार मान लेते हैं कोई, ठीक है। ये एक क्या है? दीवार है। उसमें जो दीवार होती है वो कैसे बनी होती है? उनमें ईंटों से बनी होती है, कई सारे ईंटों से बनी होती है। और ये जो एक एक ईंटें होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस वॉल, ठीक है। इस वॉल की क्या होती हैं? बेसिक यूनिट होती हैं। तो इसी तरीके से जो सेल होती है वो क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है। तो ये क्या है? इस दीवार की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि इन ईंटों की मदद से क्या हुआ है? ये दीवार बना हुआ है। उसी तरीके से जो सेल होती है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, उसी से पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन हुई है। बिना सेल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेसिक यूनिट है ये, ठीक है। फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि सेल बायोलॉजी क्या है, सेल की डिफिनीशंस को देखा हमने, कैसे कैसे इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगला हम स्टार्ट करेंगे क्या दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, सबकी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो किससे स्टार्ट हुई है दोस्तों? सिंगल सेल से। सिंगल सेल से सबकी लाइफ स्टार्ट हुई है, सिंगल सेल से। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एवन ह्यूमन हो या कोई भी, कितनी मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, सबकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। हमारी बॉडी भी सिंगल सेल से बनी हुई है। स्टार्टिंग जो लाइफ की हुई है वो किससे हुई? सिंगल सेल के। सिंगल सेल से बनी नहीं है, स्टार्ट लाइफ की किससे हुई है? यहाँ लिख सकते हो आप, लाइफ स्टार्ट, लाइफ बिगिन। लाइफ स्टार्ट किससे हुई है? सिंगल सेल से, ठीक है। अब फिर क्या होता है
कि कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कुछ हैं कि सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, complete their life cycle as a single cell, यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल को सिंगल सेल के मतलब सिंगल सेल ही में ही कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी लाइफ जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है एज ए सिंगल सेल ही कंप्लीट हो जाती है। ओरिजिनेट होते हैं सिंगल सेल से और सिंगल सेल ही रह जाती है उनकी पूरी लाइफ, उनमें कोई डिवीज़न नहीं होता है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर और एसेलुलर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं हम? यूनिसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो। एग्जाम्पल्स पहला ले लो, क्या पहला लोगे? एमोइबा, अमीबा। अमीबा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो क्लेमाइडोमोनास को ले लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल्स भी याद रखोगे इनके। थर्ड वन बैक्टीरिया एंड फोर्थ वन भी ले लेते हैं इसमें कि सर्टेन फंगाई, दैट इज क्या होगा एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं इसमें? ईस्ट को ले लेंगे इसमें हम कि ईस्ट जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये हमने किसकी बात कर दी? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में ये चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, अब इधर मैं आप लोगों को मल्टी सेलुलर के बारे में बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर दोगे। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो सिंगल सेल होती है वो एक बार या कई बार डिवाइड होती जाती है। ठीक है, कि अदर ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं उनमें सिंगल सेल अंडरगो डिवीजन सेवरल टाइम या सम टाइम, सेवरल टाइम। ठीक है, वो क्या होती है? डिवीजन उनमें होता जाता है। ठीक है, एंड क्या फॉर्म करती है? एंड फॉर्म क्या? मल्टी सेलुलर बॉडी, मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्या कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होती है? सिंगल सेल अंडर गो डिवीजन, यानी डिवीजन उसमें होने लगता है। डिवीजन होने के बाद उस क्या बनाते? कई बार डिवीजन होता है। ठीक है, इसको ऐसे कर दो कि
फ्यू और सेवरल टाइम, ठीक है। फ्यू और सेवरल टाइम उनमें डिवीज़न होने लगता है और क्या बनाती हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल इसके भी आप लिख लो, एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे, पहला लिखो, पहला तो खुद ही काम लिख लें हम, ह्यूमंस, या इसको ह्यूमंस ना लिख के ह्यूमन बीइंग्स लिख दें, ह्यूमन बीइंग्स। और एग्जाम्पल में क्या, अच्छा वेल्स को लिख दो, वेल्स, और क्या लिख दो, एनिमल्स, अदर एनिमल्स जो हैं। चौथा लिख दो बर्ड्स, ठीक है। और कुछ ऐसे फंगाई हैं, कुछ फ्यू फंगस, कुछ फ्यू फंगस हैं, उनके बारे में भी आप देख लो। जैसे पहला है यूलोथ्रिक्स, दूसरा हो जाएगा क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। अब देखो ये जो हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मिलियन ट्रिलियंस जो होते हैं वो सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें मिलियन ट्रिलियंस जो सेल होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन मोर देन यूनिसेलुलर या वन सेल होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर में रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप इसको नोट डाउन कर लोगे, एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, ठीक है। दोस्तों अगला टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उसमें हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ द सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसमें किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा, किन्होंने क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे डिस्कवरी की, वो चीज़ों को देखेंगे। फिर हम उसमें आगे हम सेल थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो पहले सेल की डिस्कवरी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेल की थियरी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अरे सेल की डिस्कवरी को, सॉरी। तो हमारा अब टॉपिक जो है वो क्या है कि डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी कि हमारा टॉपिक क्या होगा, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कब की, सब कुछ देखेंगे इसमें हम, ठीक है। तो दोस्तों सेल की डिस्कवरी जो हुई थी वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके बिना उसकी डिस्कवरी लगभग इम्पॉसिबल थी या हो ना पाती, ठीक है। तो वो क्या था, माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या था, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप था सब, ठीक है। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जिन्होंने बनाया था इन्वेंटेड बाय, उनका नाम था जैकेरिस, क्या नाम था, जैकेरियस
जैनसन, क्या नाम था? जैकेरियस जैनसन, ZACHARIAS जैनसन, ठीक है। जैकेरियस जैनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब इनका कोई उसमें योगदान नहीं था डिस्कवरी में, लेकिन माइक्रोस्कोप के बिना अगर इम्पॉसिबल था तो माइक्रोस्कोप की सबसे पहले इन्वेंशन इन्होंने की, तो माइक्रोस्कोप का सोच दिया कि हाँ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? जैकेरियस जैनसन ने। अब इनकी जो माइक्रोस्कोप था उसको मॉडिफाई भी किया गया। मॉडिफाई किसने कर दिया इनके माइक्रोस्कोप को? उन महानुभाव का नाम था गैलीलियो, सॉरी गैलीलियो उनका नाम था, ठीक है। गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके माइक्रोस्कोप को क्या किया? मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो इतना ये चीज़ें आप एक जनरल क्वेश्चन के तौर पे याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो कि पहले माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? जैकेरियस जैनसन ने की थी। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि डिस्कवरी किसने की थी, कैसे की थी, किसको फादर ऑफ इसलिए इनको साइटोलॉजी बोला गया था। तो वो थे अ ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। अब बात आती है रॉबर्ट हुक। अब ये भाई साहब ने क्या किया? ये बोले कि हम उनके भाई माइक्रोस्कोप से काम नहीं करेंगे, हम अपना माइक्रोस्कोप खुद का बनाएंगे। तो अब इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 1665 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक ठो कॉर्क लिया, प्लांट का एक कॉर्क लिया, कॉर्क। अब जो कॉर्क लिया था वो प्लांट के डेड पार्ट से लिया था। किससे लिया था? डेड पार्ट से लिया था, ठीक है। यानी कि उसमें लाइफ नहीं थी, प्लांट का एक पार्ट था लेकिन उसमें लाइफ नहीं थी। उस जो कॉर्क के बार्क था वो क्या हुआ था? डेड हो चुका था। तो जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को डिस्कवरी की थी, उस माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने क्या किया? स्टडी किया इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट। जब इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट को स्टडी किया उन्होंने, इस कॉर्क सेल में कॉर्क स्लाइस जो ली थी, पतली सी स्लाइस ली थी, थिन स्लाइस थी, उसकी जब स्टडी की अपने माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कॉर्क सेल थी, कॉर्क जो स्लाइस था, उसमें उन्होंने देखा कि क्या देखा? हनी कॉम्ब लाइक क्या देखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, या ये भी बोला जाता है कि कंपार्टमेंट लाइक
स्ट्रक्चर को देखा, यानी कि जब उन्होंने स्टडी की तो एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा वो स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे था, या फिर ये बोला जाता है कि जो जेल की जो सेल्स होती हैं, सेल्स मतलब समझ रहे हो आप, जेल की जो सेल्स होती हैं जिनमें कैदी रहते हैं, उन सेल्स की तरह क्या थी, ये बनी हुई थी। ठीक है, ऐसे उनको स्ट्रक्चर ऐसा दिखा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर इनको दिखे, ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिखे। तो इन स्ट्रक्चर्स को जो उन्होंने कंपार्टमेंट जो देखा, खाली कंपार्टमेंट, एम्पटी कंपार्टमेंट बोल सकते हैं इसको, एम्पटी कंपार्टमेंट को देखा, यानी कि जो इनके अंदर कुछ नहीं दिखा, उन्हें पूरी तरह खाली था। तो इन कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या बोल दिया, इन जो एम्पटी कंपार्टमेंट हैं इनको इन्होंने सेलुला और सेल बोल दिया। क्या बोल दिया, सेलुला और सेल को सेल बोल दिया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये सेल नहीं था, ये सेलुला नहीं था, एक्चुअली में ये क्या था, तो सेल वॉल था, डेड सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर की जो भी चीज़ें थी वो मर चुकी थी, डेड हो चुकी थी, क्योंकि ये जो कार्क सेल था वो क्या था, ऑलरेडी डेड पार्ट ऑफ द प्लांट से लिया गया था। तो क्या थी, जो एक्चुअली में सेल उन्होंने जिस चीज़ को बोला वो क्या थी, सेल वॉल थी। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने इस चीज़ को बोला। अब इन्होंने ये जो चीज़ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इस चीज़ को इन्होंने अपने फेमस बुक का नाम इनका क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इस चीज़ को राइट डाउन कर दिया, उनको उसमें उस चीज़ को नोट कर दिया उन्होंने। इस चीज़ में माइक्रोग्राफिया इनकी फेमस बुक थी, उस माइक्रोग्राफिया में इस चीज़ को उन्होंने लिख दिया कि जो प्लांट सेल है वो क्या है कि एक एम्पटी कंपार्टमेंट होता है। सेल क्या है, एक एम्पटी कंपार्टमेंट है, और उसमें जो होती है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको उन्होंने सेलुला या सेल नाम दे दिया। ये चीज़ माइक्रोग्राफिया में लिख दिया उन्होंने। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला गया, यानी कि साइटोलॉजी क्या है, जिसमें सेल की स्टडी करते हैं, तो सेल की स्टडी, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला गया। ठीक है, इन्हीं इनके योगदानों के कारण इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला गया। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी ने बोल दिया गया। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। तो रॉबर्ट हुक के बाद भाई पता है कि डिस्कवरी के फील्ड में कोई भी चीज़ डिस्कवरी जब हो जाती है, उनके बारे में किसी साइंटिस्ट जब कुछ भी बोल देते हैं तो उसके पीछे कई सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं और कुछ ना कुछ उसमें नया देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी होड़ लगी और 1665 में इन्होंने दिया। उसके बाद कई सालों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लॉरेंज ओकेंज। क्या नाम था? लॉरेंज ओकेंज। अब लॉरेंज ओकेंज ने क्या किया, इनका 1805 में, अब लॉरेंज ओकेंज ने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड वेसिकल्स। इन्होंने ये बोल दिया कि जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बनी हुई हैं, या तो सेल से बनी हुई हैं और वेसिकल से बनी हुई हैं।
इनके अलावा कोई भी चीज़। लेकिन ये चीज़ ना बता पाए कि सेल के बारे में कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाए रॉबर्ट हुक को। इन्होंने बस ये बोल दिया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से और वेसिकल से बनी हुई हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, काफ़ी जाने पहचाने साइंटिस्ट, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। इनके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, उनके बारे में इंट्रो मैंने दे दिया है कि ठीक है। लैमार्किज्म आप लोगों ने अगर 10th में पढ़ा होगा तो क्या है, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। अब जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क 1809 में, अब इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो अगर उनकी कल्पना हम नहीं कर सकते किससे, विदाउट सेल या फिर उसके जितने भी जो सेल प्रोडक्ट हैं उनके बिना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं, सेल या सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। ये किसने बोल दिया, ये जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने। कोई थीसिस ने, मतलब बस एक हाइपोथेसिस थी, ये लोग ये बोल दिया इन्होंने कि ऐसा है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आई। फिर एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने थोड़ा सा क्ल्यू बार निकाला, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोल दिया, रॉबर्ट हुक को इन्होंने गलत कर दिया। क्या कर दिया, सबसे पहले जानिए कि इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। किसकी डिस्कवरी कर दी, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। यानी कि इनसाइड द ऑर्किड रूट, ऑर्किड रूट के सेल में इन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी, न्यूक्लियस की। यानी कि यहाँ पे वो भी एक प्लांट था, तो प्लांट इन्होंने क्या बोल दिया था, रॉबर्ट हुक ने ये बोल दिया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल पाई जाती हैं, एम्पटी कंपार्टमेंट होता है, उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके इनको गलत कर दिया कि जो सेल होती हैं, प्लांट सेल होती है, उनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको रॉबर्ट हुक को इन्होंने रॉन्ग साबित कर दी। उसके बाद ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे देखेंगे कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या अपनी सेल की डिस्कवरी में क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी, वो चीज़ देखते हैं। अब अगले साइंटिस्ट जो है उनका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था, डुजार्डिन। तो डुजार्डिन ने क्या किया कि discovered the living semi fluid, क्या discovered the living semi fluid substance, living semi fluid substance of the cell
living semi fluid of the substance of the cell which was named as, क्या नाम दिया उसका, इन्होंने क्या कर दिया कि सेल के अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस का डिस्कवरी इन्होंने कर दी सेल के अंदर, सेल का उन्होंने इसका नाम क्या दिया, इसको सारकोड नाम दिया, सारकोड, क्या नाम दिया, सारकोड, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था परकिंजे, इन्होंने सेमी फ्लूइड यानी कि जो सेल के अंदर, जो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और डुजार्डिन ने क्या किया, सेमी फ्लूइड, जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट थे, फ्लूइड के बारे में बता दिया कि इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, सारकोड बोल दिया, ये न्यूक्लियस। तो अब कुछ चीज़ें इसमें डिस्कवरी हो गई थी न्यूक्लियस की, सारकोड की। उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे फाइबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हार्ट वॉल में होती है पुरकिंजे फाइबर, तो ठीक है, वही साइंटिस्ट यहाँ भी थे। तो पुरकिंजे ने क्या किया कि जो सारकोड है उसको क्या कर दिया, रीनेम किया, इसको रीनेम किया, और रीनेम करके इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लास्ट इसका नाम रख दिया, ठीक है। क्या क्या डुजार्डिन ने एक सेमी फ्लूइड की डिस्कवरी की, ठीक है। उस सेमी फ्लूइड की डिस्कवरी करने के बाद वो क्या हुए कि उसका नाम उन्होंने क्या कर लिख दिया, सारकोड। और उसके बाद एक परकिंजे आए, परकिंजे साइंटिस्ट, उन्होंने उसको रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लास्ट रख दिया। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को वीडियो लगभग अब एंड की तरफ आ गई है, तो मैं थोड़ी सी आप लोग को इंट्रो टाइप का दूंगा सेल थियरी के बारे में। उसके बाद मैं इस वीडियो को, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं सेल थियरी को दे देता हूं। दोस्तों सेल थियरी इंट्रोडक्शन इसका यही देना है सेल थियरी का, कि सेल थियरी जो है वो जितने भी साइंटिस्टों ने जो भी चीज़ें दी उस पर उसके बाद स्टडी किया। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन और स्वान। एक जो स्लीडन थे वो क्या थे कि जर्मन बोटानिस्ट थे वो, ठीक है। वो क्या थे, प्लांट्स की स्टडी उन्होंने की, बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की और कुछ अपनी थियरी उन्होंने दी। उसके बाद स्वान थे, वो क्या थे, बोटानिस्ट थे, कहाँ के, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, सॉरी बोटानिस्ट नहीं, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने स्टडी करने के बाद कुछ अपना थियरी दिया। उसके बाद स्लीडन और स्वान ने दोनों ने क्या किया कि अपनी अपनी थियरी को कंपेयर किया दोनों ने, और कंपेयर करने के बाद एक तो थियरी दी उन्होंने कंबाइंड तौर पे, वो क्या थी, सेल थियरी थी, ठीक है। अभी तक ये क्वेश्चन सबके माइंड में था कि सेल तो ठीक है, सबने ये बता दिया था कि सेल जो है वो जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, सबने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि सेल कैसे, सेल की ओरिजिन कैसे है, यानी कि सेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, सेल की ओरिजिन कैसे हुई, ये क्वेश्चन सबके माइंड में था। और जो सेल थियरी दिया स्लीडन और स्वान ने, इससे भी ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाई कि सेल की ओरिजिन कैसे हुई। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, लाइक करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग इसको ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।